ये अपनी इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 2 जहां पे हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिट्स की और उसमें भी फर्दर बात करने वाले हैं टैक्स रिसिट्स की। पिछली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ बजट देखा था कि बजट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन 4 हिस्सों में हमने अपने पूरे बजट को डिवाइड कर दिया था और आज एक एक करके बजट के जो पिलर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस पर्टिकुलर लेक्चर में, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। साथ के साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो कि 27 मार्च को शुरू हो रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज अ नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट और अगर आप 10th मार्च से पहले पहले इसमें एनरोल करते हैं तो यू विल गेट एन अर्ली बर्ड ऑफर। साथ के साथ अनअकैडमी 18 मंथ्स का बैच जिसमें आपको 32% ऑफ मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जो कि 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। बाकी कमिंग संडे को कॉम्बैट होने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने भी क्वेश्चंस सेट करे हैं। सो डू अटेम्प्ट दैट कॉम्बैट संडे को। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटरशिप, स्टडी प्लानर और सीधा सीधा आंसर राइटिंग चेक कराने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए विद अ पर्सनलाइज कोच। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो डू ज्वाइन द बैचेस जो 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। लेट्स क्रैक इट। तो हमने देखा पिछली क्लास में कि बजट को हम किस तरीके से 4 पिलर्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अबाउट रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट में भी हम बात करेंगे पहले रेवेन्यू रिसिट्स की, मतलब कि शॉर्ट टर्म में भारत सरकार की जेब में कहां से पैसा आ रहा है। नाउ हमने देखा कि जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, जो रेवेन्यू रिसिट्स होते हैं, कि शॉर्ट टर्म में भारत सरकार की जेब में कहां से पैसा आ रहा है, उसके 2 तरीके हमने देखे। एक टैक्स रिसिट्स और एक नॉन टैक्स रिसिट्स। एक एक करके दोनों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा बजट इकोनॉमिक सर्वे और हमारे इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं टैक्स रिसिट्स और नॉन टैक्स रिसिट्स के बारे में। लेकिन अगर हम एक जनरल ट्रेंड समझें पहले, तो हमारे को इकोनॉमिक सर्वे ये दिखाता है कि टैक्स रिसिट्स और नॉन टैक्स रिसिट्स दोनों में ही इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब कि भारत सरकार की जेब में शॉर्ट टर्म में जो पैसा आया है टैक्स के फॉर्म में और दूसरे तरीकों से, दूसरे जरिए से जो भारत सरकार की जेब में पैसा आया, उन दोनों में ही हमारे को इंक्रीमेंट, इजाफा देखने को मिलता है। राइट। बेसिकली यहां पे इकोनॉमिक सर्वे हमारे को यह दिखाता है कि जो भारत सरकार का टैक्स रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ हुई है, मतलब कि सरकार की जो टैक्स बोयेंसी है उसमें हमारे को इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। सवाल उठता है कि ये जो टर्म टैक्स बोयेंसी है इसका मतलब क्या होता है। अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये जो टर्म टैक्स बोयेंसी है इसका मतलब होता है डेल्टा टैक्स अपॉन डेल्टा जीडीपी। मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा जीडीपी 1 रुपए से चेंज हो रहा है या 100 रुपए से चेंज हो रहा है, सपोज अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए से चेंज हो रहा है, तो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो कितने रुपए से चेंज हो रही है। आपको ये पता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि ये जो बिजनेसमैन है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये अपनी इनकम में ग्रोथ कर रहे हैं, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। मान लीजिए रिलायंस ने, अडानी ग्रुप ने नई फैक्ट्री लगाई, वहां पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विस, तभी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। अब अगर कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो सरकार को टैक्स के फॉर्म में पैसा भी ज्यादा देंगे। या फिर आप ऐसा मानिए कि आपने अपनी एक नई कंपनी खोली, सॉफ्टवेयर की कंपनी, आप कुछ सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो तो मतलब देश का जीडीपी बढ़ा रहे हो ना। जीडीपी क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। मतलब कि हमारे देश में, भारत में आप जितने भी गुड्स और सर्विस बना रहे हो उसकी वैल्यू को जीडीपी बोले आता है। देश में कुछ भी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम जीडीपी में काउंट कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस को। राइट। तो यहां पे कहने का मतलब है कि अगर हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी वगैरह के फॉर्म में ज्यादा टैक्स का पैसा देना शुरू करेगा। राइट। ये होता है टैक्स बोयेंसी, कि अगर हमारा जीडीपी 100 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टैक्स कलेक्शन कितने रुपए से इंक्रीज हो रहा है, ये बताता है हमारे को टैक्स बोयेंसी। राइट। अब देखिए, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम ऑब्वियस सी बात है चाहेंगे कि हमारा टैक्स इंप्रूव हो।
और यही हमारे को इकोनॉमिक सर्वे भी दिखाता है कि जैसे जैसे देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे देश का जीडीपी ग्रो कर रहा है, हमारा टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कि भारत सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है, जो टैक्स रेवेन्यू रिसिट है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में सरकार की जेब में टैक्स के फॉर्म में आने वाला पैसा जो है, उसमें हमारे को बढ़ोतरी, उसमें हमारे को इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो टैक्स बॉयंसी आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमारे को दिखाता है कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ हमारा टैक्स कलेक्शन कितना ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी की क्योंकि बात हो ही रही है, इस पर्टिकुलर टर्म की मैं बात कर ही रहा हूं, तो यहां पे आपको दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहूंगा मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट है कि जो टैक्स बॉयंसी है, दिस शुड नॉट बी वेरी लो। ये वेरी लो नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ये बहुत कम होगी, इसका मतलब है सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा। अगर ये बहुत कम होगी, इसका मतलब है कि सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, मतलब कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। आप ये देखिए, सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, पेट्रोल एलपीजी पे सब्सिडी दे रही है, मनरेगा, अलग अलग प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, डिफेंस का एक्सपेंडिचर, देश की सुरक्षा, ये सारे काम सरकार कैसे कर रही है? सरकार ये सारे काम कर रही है टैक्स के पैसे से। अगर जीडीपी बढ़ने के साथ साथ सरकार को टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, और सरकार को ठीक तरीके से अपना सारा का सारा प्रशासन चलाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो टैक्स बॉयंसी है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब है कि मान लीजिए आपका जीडीपी 100 रुपए से बढ़ा, तो हमारी जो टैक्स की कलेक्शन है वो 100 रुपए से नहीं बढ़नी चाहिए कि जितना जीडीपी बढ़ा उतना ही टैक्स बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपने एक नई फैक्ट्री लगाई, वहां पे आपने 100 रुपए का काम किया, आपने नई फैक्ट्री लगाई, 100 रुपए की वैल्यू प्रोड्यूस करी, 100 रुपए के गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करे, सरकार आई, सारा का सारा पैसा टैक्स के फॉर्म में ले गई। आप कहोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं तो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, सरकार मेरा सारा का सारा पैसा ले गई, तो मेरे को बेनिफिट ही क्या है काम करने में? मेरे को करना ही नहीं है ये काम। मतलब ये कि अगर आपकी टैक्स बॉयंसी जरूरत से ज्यादा हाई हो गई, ये हमारे को दिखाता है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं बच रहा है और हमारे को ये काम नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टैक्स बॉयंसी जो है वो हमेशा मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। तो मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाए टैक्स बॉयंसी के बारे में, आप हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंस लेंगे और बोलेंगे ना तो हमारे को बहुत कम चाहिए क्योंकि सरकार को प्रशासन चलाने के लिए पैसा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और ना ही हमारे को बहुत हाई चाहिए। हमारे को टैक्स बॉयंसी हमेशा मीडियम रखनी है कि जितना जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली कुछ हद तक उसका पैसा टैक्स में मिलता रहे, तो देश भी ग्रो करेगा और सरकार के पास पैसा भी आएगा, राइट। अब आप मेरे से पूछेंगे कि एग्जैक्टली कितना परसेंट होना चाहिए। ना तो ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ना ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ कि एग्जैक्टली हमारी टैक्स बॉयंसी कितने परसेंट होनी चाहिए। ऐसा कहीं पर भी एक फिक्स्ड फिगर नहीं लिखा हुआ। हाँ, लेकिन एक बात यहां पर आपको समझनी है कि अगर हमारे को टैक्स बॉयंसी इंप्रूव करनी है, आज की तारीख में अगर आपको प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया की टैक्स बॉयंसी ठीक ठाक है, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली हमारे को बजट इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि हमारी टैक्स बॉयंसी जो है जितनी होनी चाहिए उससे कम है आज की तारीख में, मतलब हमारी टैक्स बॉयंसी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। अब आप ये समझिए कि जो टैक्स बॉयंसी है इसको इंप्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। टैक्स बॉयंसी को इंप्रूव करने का मतलब है कि हमारे को टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करना है। टैक्स कलेक्शन कैसे इंप्रूव होगा? बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे को यहां पे ध्यान रखना है दैट इज इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। हमारे को टैक्स बेस इंप्रूव करना है। ये कीवर्ड आपको मेंस में लिखना है। दिस कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस मेंस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे को टैक्स बेस इंप्रूव करना है। टैक्स बेस इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? टैक्स बेस का मतलब कुछ नहीं होता, आसान भाषा में इसका मतलब यह होता है कि देश में कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में टैक्स बेस। मतलब कि आपको यह पता है कि हमारे देश में टैक्स की चोरी काफी ज्यादा होती है और तभी काला धन, काली धनराशि, ब्लैक मनी का ओरिजिन होता है, राइट। अगर हमारे को ब्लैक मनी कम करना है तो हमारे को टैक्स बेस इंक्रीज करना पड़ेगा। टैक्स बेस का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं और जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो टैक्स की चोरी ना करें।
तो मतलब कि टैक्स बोयेंसी इंप्रूव करने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा, और ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारे को टैक्स बेस जो है उसे इंप्रूव करना होगा। साथ में यहां पे एक कदम और है जो हमारे को उठाना होगा टैक्स बोयेंसी को इंप्रूव करने के लिए, और वो है टैक्स कंप्लायंस। इसे कहते हैं टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस का मतलब ये है, बेसिकली सपोज करो मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरी इनकम 100 रुपए है। कायदे से अगर मैं कानून को ठीक तरीके से फॉलो करता हूं तो मेरे को 100 रुपए के ऊपर टैक्स देना चाहिए। अगर मैं पूरे तरीके से टैक्स कंप्लायंट हूं तो मेरे को 100 रुपए के ऊपर टैक्स देना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कुछ बिजनेसमैन सरकार को दिखाते हैं कि सर हमारी तो इनकम ही 20 रुपए है, एक्चुअल में उनकी इनकम 100 रुपए हो रही है, लेकिन वो दिखा रहे हैं सरकार को कि मेरी तो इनकम ही 20 रुपए की हो रही है, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं हो रही। मतलब कि वो टैक्स बेस का हिस्सा तो है, टैक्स बेस का हिस्सा होने का मतलब है कि वो टैक्स तो भर रहे हैं लेकिन टैक्स कंप्लायंट नहीं है। मतलब कि जितनी इनकम उन्हें शो करनी थी एक्चुअल में उतनी उन्होंने शो नहीं करी। उन्होंने 100 रुपए की जगह 20 रुपए की इनकम शो करी और ये कहा मेरी तो 20 रुपए की इनकम है, इसके ऊपर आपको जो टैक्स लेना है ले लो, मैं देने को तैयार हूं। मतलब टैक्स बेस का तो वो हिस्सा है। टैक्स बेस क्या होता है कि कितने लोग टैक्स भर रहे हैं, तो ये उसका तो हिस्सा है कि टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन जितना देना चाहिए उससे कम दे रहे हैं। मतलब कि इनकी टैक्स कंप्लायंस जो है वो एडिक्वेट नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो देखिए टैक्स बॉयंसी के बारे में कीवर्ड क्या तैयार हो गया हमारे मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। इसको इंप्रूव करने के दो तरीके, एक टैक्स बेस इंप्रूव करो, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पीपल टैक्स भर रहे हैं उसको इंप्रूव करो, और टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव करो कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो अपनी इनकम को कम ना दिखाएं, जितनी है उतनी ही दिखाएं। इसके लिए सरकार को अलग अलग कदम उठाने होंगे। साथ में यहां पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सिटीजन्स का भी दायित्व बनता है। सिटीजन्स की भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो टैक्स की चोरी ना करें जिससे सरकार के पास एडिक्वेट पैसा पहुंचे और सरकार गरीबों के, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। मतलब कि टैक्स बेस और टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करना हमारा एक रास्ता है जिसके जरिए हम अपनी टैक्स बॉयंसी को मीडियम लेवल पे ला सकते हैं। अभी हमारी टैक्स बॉयंसी जो है वो काफी कम है। तो यहां से मेंस का आपका मुख्य परीक्षा का एक 250 वर्ड का आंसर तैयार होता है टैक्स बॉयंसी के ऊपर। इस पूरे एनालिसिस को ध्यान रखेंगे। राइट नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि रेवेन्यू अकाउंट की बात हो रही है और रेवेन्यू अकाउंट में हमने देखा कि टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में आने वाला पैसा दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं पहले टैक्स की बात कर रहा हूं और वहां पे हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो टैक्स बॉयंसी है वो इंप्रूव हो रही है। नाउ अब क्योंकि मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूं तो यहां पे भारत सरकार की जेब में जितने भी टैक्सेस आते हैं, भारत सरकार की जेब में जितना भी पैसा आ रहा है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनमें फर्क क्या होता है अभी डिटेल में समझाने जा रहा हूं। पहले एक बारी टैक्सेस के नाम देख लेते हैं। आप में से जिन लोगों ने इकोनॉमी अभी शुरू करी है एक बारी उनके रेफरेंस के लिए फटाफट नाम बता देता हूं टैक्सेस के। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं? एक आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ब्रिटानिया, आईटीसी जैसी कंपनियां, जब एक कंपनी को मुनाफा होता है उस मुनाफे के ऊपर वो भारत सरकार को टैक्स देगी। उस टैक्स को बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसा टैक्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट भारत सरकार को दे रहे हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों होता है डायरेक्ट टैक्स मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ होता है इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में फर्क है। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स कौन दे रहा है? बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस, अडानी एटसेट्रा। इनकम टैक्स कौन दे रहा है? आपके हमारे ऐसा आम आदमी। तो यहां पे आपको एक बात समझनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एक ऐसा टैक्स जो एक कंपनी, ये कीवर्ड याद रखेंगे, कंपनी, अगर एक कंपनी टैक्स भर रही है उसको कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। अगर एक इंडिविजुअल टैक्स भर रहा है तो उसको कहेंगे इनकम टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स भर रहा है तो इनकम टैक्स,
कंपनी टैक्स भर रही है तो कॉर्पोरेट टैक्स, और दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेशन का हिस्सा होते हैं, दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट होते हैं, राइट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। फिर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में मैं पूरा अलग से लेक्चर लूंगा, अभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि जीएसटी एक बहुत लंबा टॉपिक है और इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड लेक्चर में लेने वाला हूं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी नहीं बताया, मैं बताऊंगा, लेकिन अलग से डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा जीएसटी के ऊपर, तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझो कि जीएसटी जितने भी मार्केट में गुड्स और सर्विसेज हैं उनके ऊपर भारत सरकार एक टैक्स कलेक्ट कर रही है। मतलब आपके मोबाइल का बिल आया, आपने रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, आपने कोई किताब मंगाई, आपने बाहर से ज्वेलरी खरीदी, आपने कोई ऐसे गाड़ी वगैरह खरीदी, स्कूटर खरीदा, एटसेट्रा, हर एक चीज के ऊपर, इवन आपने अर्बन क्लब से किसी को बाल काटने के लिए बोला, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप अगर कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, आप अगर कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसे जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरा लेक्चर अलग से लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई टेक डेडिकेटेड लेक्चर ओवर इट। फिर आता है यूनियन एक्साइज। यूनियन एक्साइज, यूनियन एक्साइज का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे देश में अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके ऊपर केंद्र की सरकार एक टैक्स लगाती है जिसको बोले आता है एक्साइज ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल दुबई से हमने क्रूड ऑयल मंगाया, क्रूड ऑयल जामनगर में लगी रिफाइनरी में रिलायंस की प्रोसेस हुआ, और रिलायंस ने उसमें से पेट्रोल और डीजल बनाया, मैन्युफैक्चर करा। क्रूड ऑयल हो गया एक रॉ मटेरियल, उसको रिफाइन करा, प्रोसेस करा, और उसके बाद उसे पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्रूड ऑयल से जामनगर वाली रिलायंस की फैक्ट्री में पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? भारत सरकार इस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगाएगी कि आपने पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर करा है, इसके ऊपर हम एक टैक्स लगाने जा रहे हैं जिसको बोले आता है यूनियन एक्साइज। तो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसे बोले जाता है एक्साइज ड्यूटी। बेसिकली क्या हुआ, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो इंडिया में जिनके ऊपर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिनकी पहले मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उन आइटम्स को अब हम जीएसटी के अंडर ले आए हैं। मतलब कि ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जिनके ऊपर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन फिर भारत सरकार ने बोला कि अब हम नए टैक्सेशन सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, अब हम जीएसटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इन आइटम्स को हम एक्साइज से बाहर निकाल लेंगे और उनको जीएसटी के ब्रैकेट में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए शर्ट, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, पहले इन सबके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन फिर इन सबको जीएसटी के अंदर ले आया गया। तो सवाल उठता है कि अगर ऐसी सारी आइटम जिनकी फॉर एग्जाम्पल एक रेमंड्स ने शर्ट बनाई, जैसे ही शर्ट वो बनी, उस शर्ट के ऊपर सरकार एक टैक्स लगा देगी जिसको बोला जाएगा एक्साइज ड्यूटी। ये था पुराना सिस्टम। नया सिस्टम क्या है कि जब वो रेमंड्स की शर्ट मार्केट में बिकेगी, उसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा और ये एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो सवाल उठता है कि अगर हम सारी आइटम्स को एक्साइज से निकाल के जीएसटी के अंदर ले आए हैं, तो आज की तारीख में हम एक्साइज ड्यूटी को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? बेसिकली कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिन पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो है पेट्रोल एंड डीजल। ये दोनों आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ, ये क्या होता है? हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है, एरोप्लेन में जो पेट्रोल डलता है, उसको स्पेसिफिकली इस नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसके अलावा अल्कोहल एंड टोबैको, ये ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। और पांचवा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की मैन्युफैक्चरिंग पे भी, मतलब कि बाहर से क्रूड ऑयल आ रहा है, उसको प्रोसेस करा, उसमें से एलपीजी सीएनजी वगैरह निकाल लिया, तो मतलब कि ये जो नेचुरल गैस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके ऊपर भी अभी जीएसटी नहीं लगता, इसके ऊपर भी यूनियन एक्साइज लगता है। तो ये 5 आइटम्स हैं जिनके ऊपर आज भी
यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है, मतलब कि पेट्रोल डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहल, टोबैको एंड नेचुरल गैस। एक यहां पे आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये जो अल्कोहल है इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाता है वो सेंटर नहीं लगाता, वो स्टेट लगाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। मतलब कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, ये पैसा किसके पास जाएगा? निर्मला सीतारमण, केंद्र सरकार के पास। एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, ये पैसा किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास। टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, ये पैसा किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास। नेचुरल गैस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, ये पैसा किसके पास जाएगा? केंद्र सरकार के पास। लेकिन अल्कोहल एक ऐसी आइटम है कि अगर इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है तो पैसा किसके पास जाएगा? ममता बनर्जी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, इनके पास अल्कोहल का एक्साइज जाएगा। मतलब कि एक्साइज ड्यूटी जो लगती है वो हर केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है। बस एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि अल्कोहल के केस में जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। राइट, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो देखिए, समझने की बात यहां पे ये है कि जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको हम एक्साइज से निकाल के जीएसटी के अंदर ले आए हैं। सिर्फ 5 आइटम्स हैं जिनके ऊपर आज भी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पे आज भी टैक्स लगता है, जिसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। उसमें से 4 आइटम्स की एक्साइज ड्यूटी सेंटर के पास जा रही है, केंद्र सरकार की जेब में जा रही है। और अल्कोहल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि जब शराब का उत्पादन होता है, जब अल्कोहल मैन्युफैक्चर की जाती है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब कि थोड़ा इकोनॉमी की भाषा में समझते हैं कि ये जो एक्साइज ड्यूटी है नेचुरल गैस, पेट्रोल डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और टोबैको के ऊपर, ये केंद्र सरकार के रेवेन्यू रिसिट का पार्ट है। रेवेन्यू रिसिट का मतलब छोटे टर्म में, 1 साल से कम में जेब में आने वाला पैसा, इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो केंद्र सरकार के रेवेन्यू रिसिट का पार्ट है। और अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो स्टेट बजट, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिट का पार्ट है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जो शॉर्ट टर्म में पैसा आ रहा है उसका पार्ट है। मतलब कि यहां पे हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की, केंद्र बजट की, तो वहां पे अल्कोहल को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेट के पास जाता है एक्साइज का पैसा। जो अल्कोहल के ऊपर लगने वाली यूनियन एक्साइज है उसका पैसा स्टेट के पास जाता है। इसलिए जितने भी बजट डॉक्यूमेंट और ग्राफ और चार्ट आपको दिखाऊंगा वहां पे आप ये अपने आप मान लेंगे कि इधर अल्कोहल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड नहीं है। राइट, तो ये अपना एक्साइज ड्यूटी का एनालिसिस बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द आइटम्स को जीएसटी के अंदर ले आए हैं, सिर्फ 5 आइटम्स है, उसमें से भी एक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। राइट, ये हो गया अपना एक्साइज ड्यूटी का एनालिसिस। अभी और दिखाऊंगा, जब बजट डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो मैं सब दिखाऊंगा अभी। इसके बाद आता है एक और इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? हमने इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करा लंदन, हमने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करा। जब भी सामान जो है भारत के बॉर्डर को क्रॉस करता है, चाहे बाहर जाते हुए चाहे अंदर आते हुए, मतलब कि आप ये तो मानोगे कि जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए सामान जो है वो हमारे देश की बाउंड्री एग्जिट करेगा या एंटर करेगा, देश की बाउंड्री एंटर करेगा या एग्जिट करेगा। राइट, जब भी कोई सामान हमारे देश की बाउंड्री को छोड़ता है या हमारे देश की बाउंड्री में आता है, मतलब कि अगर कोई भी सामान हमारे देश की बाउंड्री छोड़ रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी सामान हमारे देश में आ रहा है उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। अब देखिए, आप कोई सीए परीक्षा की तो तैयारी कर नहीं रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना नहीं है कि मेरे को रेट भी बताओ कि कितना रेट लगेगा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी रेट वगैरह नहीं पूछता, आपको सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है कि भारत सरकार की जेब में कैसे पैसा आ रहा है। तो हमने क्या देखा? जीएसटी, यूनियन एक्साइज, और अब देख लिया कस्टम ड्यूटी कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है उसे हम कस्टम ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। राइट, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट, और रेवेन्यू अकाउंट में हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार की जेब में
शॉर्ट टर्म में पैसा कहां से आता है, और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं टैक्स रिसिट की, कि भारत सरकार की जेब में टैक्स के फॉर्म में पैसा कैसे आ रहा है, जहां पे मैं बात कर रहा हूं अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और उसमें भी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, यूनियन एक्साइज और यूनियन कस्टम्स की बात कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले कि एग्जैक्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है, किसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और किसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे कैसा भी टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई सा भी टैक्स हो, पैसा अल्टीमेटली आप ही की जेब से जा रहा है। यह थंब रूल हमेशा याद रखना। चाहे कैसा भी पैसा हो, वो जाएगा आप ही की जेब से। मतलब कि जो टैक्स का पैसा जा रहा है आपसे सरकार तक, वो या तो सीधा जा सकता है या थोड़ा घूम के जा सकता है। समझते हैं। आपके खाते में आपकी सैलरी आई और उस सैलरी के ऊपर आपने केंद्र सरकार को सीधा सीधा टैक्स दे दिया, बीच में कोई और मीडिएटर नहीं है, सॉरी, बीच में कोई और व्यक्ति नहीं है। आपके खाते में सैलरी आई, आपने सीधा केंद्र सरकार को टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स। इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि आपकी और सरकार की डीलिंग सीधा हो रही है, बीच में कोई और व्यक्ति नहीं है, बीच में कोई और चेन नहीं है, आपकी और सरकार की डीलिंग सीधा हो रही है। आपने एक फैक्ट्री लगाई शर्ट्स की, आपको वहां पे खूब प्रॉफिट होने लगा। आपने एक शर्ट्स की फैक्ट्री लगाई और आपको उधर खूब पैसा आने लगा, प्रॉफिट होने लगा, राइट। आपको उधर खूब सारा प्रॉफिट होने लगा। आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे आपने केंद्र सरकार को सीधा टैक्स दे दिया, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। मतलब कि आपकी फैक्ट्री को जितना मुनाफा हुआ, वो मुनाफे के ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपने सीधा सीधा निर्मला सीतारमण जी के पास जमा करा दिया। डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। थंब रूल याद रखेंगे क्या? कि पैसा तो जाना आप ही की जेब से है, पैसा आप ही की जेब से जाना है। आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर करा, मान लो मैकडॉनल्ड से आपने कुछ ऑर्डर करा, आपने एक बर्गर ऑर्डर करा। अब क्या हुआ, मैकडॉनल्ड्स ने आपको बर्गर भेजा, आपने उसके ऊपर बिल जमा कराया, उसको पैसे दिया और पलटे में उसने आपको बर्गर दिया। अगर आप ये मैकडॉनल्ड्स का बिल ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा होगा? नीचे लिखा होगा जीएसटी 5%। अगर आप मैकडॉनल्ड्स का बिल ध्यान से पढ़ोगे, रेस्टोरेंट का बिल ध्यान से पढ़ोगे, नीचे लिखा होगा जीएसटी 5%। मैकडॉनल्ड्स ने क्या करा? आपसे जीएसटी इकट्ठा करा और उसके बाद यह पैसा केंद्र सरकार के पास जमा करा दिया कि देखिए, इन्होंने मेरे से बर्गर लिया था और इन्होंने मेरे को जीएसटी दिया और वो जीएसटी मैं आपको दे रहा हूं। मतलब ये कि पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है, लेकिन आप इस पैसे को सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे, बल्कि मैकडॉनल्ड्स आपके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जमा करा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हो, आप मैकडॉनल्ड्स के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा पैसा दे रहे थे, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया था। आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा सीधा पैसा भिजवा रहे थे, डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी, डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी, इसे कह रहे थे हम डायरेक्ट टैक्स। यहां पे आपकी और केंद्र सरकार की जो डीलिंग हो रही है वो मैकडॉनल्ड्स के जरिए हो रही है, इसलिए इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है, लेकिन आपके बिहाफ पे उसे जमा कोई और करा रहा है। पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है, लेकिन आपके बिहाफ पे उसे जमा कोई और करा रहा है। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझते हैं।
भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं। आपने देखा होगा कि वो पेट्रोल पंप जो होते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, इन सब के होते हैं। भारत पेट्रोलियम ने आपको पेट्रोल बेचा, इस पेट्रोल के ऊपर आपने भारत पेट्रोलियम को दी एक्साइज ड्यूटी। मैंने अभी बताया था पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। आपने पेट्रोल खरीदा भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से और उसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी भारत पेट्रोलियम को दे दी। आपके बिहाफ पे भारत पेट्रोलियम जो है केंद्र सरकार को ये ड्यूटी जमा कराएगा। मतलब कि पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है, पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है, लेकिन भारत पेट्रोलियम आपके बिहाफ पे उस पैसे को जमा करा रहा है, इसलिए इसे क्या बोला गया? इनडायरेक्ट टैक्स। राइट। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपने यूएस से एप्पल का फोन मंगाया, आपने यूएस से एप्पल का फोन मंगाया, एप्पल वालों ने आपको फोन तो दे दिया, लेकिन वो फोन आया देश के बाहर से, इंडिया की बाउंड्री एंटर करा। वो जो फोन है वो आया देश के बाहर से, फोन जो है देश के बाहर से आया, वो फोन इंडिया की बाउंड्री एंटर किया, वो फोन देश के बाहर से आया, बाउंड्री एंटर किया, मतलब उसके ऊपर लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि देश के अंदर आ रहा है, उसके ऊपर लगेगी इंपोर्ट ड्यूटी। एप्पल ने आपसे इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करी और केंद्र सरकार को जमा करा दी। एप्पल ने आपसे इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करी और केंद्र सरकार को जमा करा दी। पैसा गया आपकी जेब से, लेकिन आपके बिहाफ पे जमा कराया एप्पल ने। इसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे अगर आपकी डीलिंग सीधा सीधा केंद्र की सरकार से हो रही है, अगर आपकी डीलिंग सीधा सीधा केंद्र की सरकार से हो रही है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। अगर आपके और केंद्र सरकार के बीच में कोई बीच में मीडिएटर आ रहा है, आपके केंद्र सरकार के बीच में कोई तीसरी पार्टी आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। अगली बार एग्जाम में जब भी सवाल आएगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये पैसा आप सीधा जमा करा रहे हो या किसी दुकानदार बिजनेस को दे रहे हो और वो आपके बिहाफ पे पैसा आगे जमा करा रहा है। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। राइट। ये हो गई एक बात। यहां पे एक और बात समझने की है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हर कोई पे नहीं करता। नॉट एवरीवन पेज डायरेक्ट टैक्सेस। ऐसा क्यों? आपको ये पता होगा कि इनकम टैक्स जो है वो एक पर्टिकुलर इनकम के बाद ही लगता है। अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, आपकी इनकम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है, अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, तो भारत सरकार कहती है कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो हर कोई पे नहीं करता हिंदुस्तान में। सिर्फ लिमिटेड रईस लोग जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है, सिर्फ वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटीसी, ब्रिटानिया टाइप्स, जिनकी करोड़ों में इनकम है, वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। मतलब कि अगर हम इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को समझें तो हिंदुस्तान में हर कोई डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स हो इंडिविजुअल का या फिर वो कॉर्पोरेट टैक्स हो एक कंपनी का। ये जो टैक्सेस हैं ये हर कोई पे नहीं कर रहा। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ये हर एक व्यक्ति पे कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये हर एक व्यक्ति पे कर रहा है। कैसे? चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही रईस क्यों ना हो, किसी की इनकम 100 करोड़ है, किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर उसके पास मोबाइल का कनेक्शन है, एग्जांपल दे रहा हूं मोबाइल कनेक्शन का, ऐसी बहुत सी आइटम्स पॉसिबल हैं, अगर उसके पास मोबाइल कनेक्शन है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अगर वो राशन खरीदने जा रहा है दुकान से, जीएसटी कुछ कुछ आइटम्स पे लगेगा ही लगेगा। अगर वो पेट्रोल पंप से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है, अगर वो अपने घर में एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगेगी ही लगेगी।
सरकार ये नहीं कहेगी पेट्रोल पंप पे कि अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाइए, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको एक्साइज ड्यूटी ज्यादा पे करनी है। पेट्रोल पंप पे हम कोई अपनी इनकम स्टेटमेंट नहीं दिखाते। मतलब आपने फोन में रिचार्ज कराया, फोन में रिचार्ज तो हर कोई कराता है, जिसकी इनकम, एक व्यक्ति छोले भटूरे का स्टॉल लगा के खड़ा है, उसके पास मोबाइल फोन है, उसने रिचार्ज कराया, रिचार्ज कराते जीएसटी कट गया। उधर अंबानी ने अपना फोन रिचार्ज कराया, जीएसटी कट गया सेम रेट पे। सरकार ये तो कह ही नहीं रही कि अंबानी का जीएसटी ज्यादा लगेगा और छोले भटूरे जो बेच रहा है उसका जीएसटी कम लगेगा। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा टैक्स है, चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, ये एक ऐसा टैक्स है जो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में पे कर ही रहा है अननोइंगली। आप दुकान पे गए, आपने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, जीएसटी लग जाएगा। अंकल चिप्स खरीदा, जीएसटी लग जाएगा। कोल्ड ड्रिंक खरीदी, जीएसटी लग जाएगा। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्सेस हर कोई पे नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस रईस से रईस और गरीब से गरीब व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पे कर रहा है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो आप मेंस में लिख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्सेस हर कोई पे नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हर कोई पे कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में जो हिंदुस्तान में रह रहा है। बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं पे ना कर रहे हो, जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं या कुछ ऐसे, बहुत ही लिमिटेड। लेकिन 99% जनता जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये एक एनालिटिकल पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है। टैक्सेशन का एक बहुत बेसिक पर्पस होता है, टैक्सेशन का एक बहुत बेसिक पर्पस होता है जिसे बोलते हैं इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। टैक्सेशन का एक बहुत ही बेसिक पर्पस होता है जिसको बोले आता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। टैक्सेशन का जो पर्पस होता है वो होता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम जो है, जिनके पास बहुत सरप्लस में पैसा है, जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उनसे पैसा ले रही है सरकार, और फिर उस पैसे से जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करी जा रही हैं। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बेसिकली हमारे देश में जो असमानताएं हैं, हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज हैं, हम उनको कम करने की बात कर रहे हैं। टैक्सेशन का बेसिक पर्पस होता है कि हम टैक्स लगा रहे हैं किसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अंबानी के ऊपर हम ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है, और उनसे पैसा लेके गरीबों के लिए स्कीम, घर, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, फ्री राशन, एलपीजी में सब्सिडी एटसेट्रा, ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब कि हमारे देश में टैक्सेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कि जो आपकी इनकम है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और हमारे देश में जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उनको रिड्यूस किया जा सके। तो यह है टैक्सेशन का बेसिक पर्पस। अच्छा, अब दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अभी मैंने आपको टैक्सेशन का पर्पस बताया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मेरे को बताएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में से इनइक्वालिटी अगर हमारे को कम करनी हो तो बेहतर टैक्स कौन सा होता है। लेक्चर को पॉज कर दीजिए 30 सेकंड्स के लिए, अपना दिमाग लगाइए और फिर बताइए, मैं आंसर बताऊंगा। 30 सेकंड्स के लिए पॉज कर दीजिए यहां पे। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। नाउ डायरेक्ट टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो सिर्फ जो रईस लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो पे कर रही हैं। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स जो है गरीब वर्ग पे नहीं कर रहा, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो पे नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरे को सीधा सीधा ये समझ आता है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसे टैक्सेस हैं जो हमारे को इनइक्वालिटी कम करने में मदद करेंगे। कैसे? कि बड़े बड़े बिजनेसमैन से हम पैसा ले रहे हैं जो वो कमा रहे हैं, और वो पैसा आगे गरीबों को स्कीम के फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में दिया जा रहा है। रईसों से लिया, गरीबों को दिया, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो ये इनइक्वालिटी कम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो हम ऑटो वाले से भी ले रहे हैं, छोले भटूरे बनाने वाले से भी ले रहे हैं, और अंबानी से भी ले रहे हैं। अगर एक टूथपेस्ट बिका
तो टूथपेस्ट पे, कोलगेट पे, तीनों अंबानी, ऑटो एंड छोले भटूरे तीनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो ही नहीं रहा है। क्यों? उसका रीजन यह है कि जो भी कमोडिटीज खरीदी जा रही हैं उस पे तीनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। तो फिर यहां पे थोड़ी सी यहां पे ये दिक्कत आ रही है कि रईसों से ज्यादा पैसा नहीं लिया जा सकता और गरीबों की तरफ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि गरीब भी जो है वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे को देश में असमानताएं कम करनी है, अगर हमारे को देश में इनइक्वालिटी कम करनी है, तो हमारा फोकस ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स पे कम फोकस होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स पे कम फोकस होना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मोर फोकस शुड बी अपॉन डायरेक्ट टैक्सेस। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड लोग पे कर रहे हैं, तो यहां पे हम रईसों से ज्यादा पैसा ले पाएंगे और गरीबों को दे पाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गरीब और रईस दोनों ही पे कर रहे हैं, तो यहां पे इनइक्वालिटी कम करने का, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करने का स्कोप कम बनता है। इसीलिए हमारे को इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कम और डायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर हम असमानताओं को, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो हाँ, वो एक अलग बात है कि अंबानी की कंजम्पशन ज्यादा होगी, कि वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे होंगे। एक जो गरीब व्यक्ति है वो कम पेट्रोल खरीद रहा होगा, तो उस महीने से अंबानी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे और एक गरीब आदमी कम एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। वो एक अलग डिबेट हो गई। लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो कॉन्सेप्ट यह है कि गरीब आदमी की जेब से भी टैक्स का पैसा निकल रहा है, गरीब आदमी की जेब से भी टैक्स का पैसा जा रहा है। इसलिए यहां पे इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी कम करना थोड़ा सा कम है। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब और रईस दोनों पे कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इनइक्वालिटीज थोड़ी सी कम रिड्यूस होती हैं। अगर हम इनइक्वालिटी को टारगेट करना चाहते हैं, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, रईसों की जेब से पैसा लेके गरीबों को देना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट टूल जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस माना जाता है। तो जब भी आपको जीएस पेपर 3 मुख्य परीक्षा में टैक्सेशन के ऊपर आंसर लिखने के लिए आएगा, तो आप हमेशा बोलेंगे कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में जो डिवीजन है, तो हमारे को इंडिया का प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है कि हमारे को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मेंटेन करनी है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारी सरकार एक सोशलिस्ट सरकार है। सोशलिस्ट सरकार का मतलब होता है कि जो इनइक्वालिटीज को कम करे, असमानताओं को कम करे, रईसों से पैसा लेके गरीबों को दे, इसे बोला जाता है सोशलिस्ट सरकार। मतलब कि अगर हम अपने प्रियम्बल को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमारे संविधान के स्पिरिट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस डायरेक्ट टैक्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इतनी ज्यादा मदद नहीं करते। यहां से आपका टैक्सेशन के ऊपर एक और मेंस का आंसर तैयार होता है। राइट नाउ, आइडियल केस मैंने आपको बता दिया क्या, कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा होने चाहिए, तभी इनइक्वालिटी देश में कम हो पाएगी। जितने भी विकसित देश हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, आप इन सबके बजट उठा के देख लो, आपको एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। क्या? इन देशों में डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट होता है, इनकी जो सरकारें हैं वो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट करती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कम कलेक्ट करती हैं। और तभी इन देशों में जो इनइक्वालिटी है वो काफी तेजी से रिड्यूस हो रही है। इन देशों में जो इनइक्वालिटी है वो काफी तेजी से रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो टैक्स कलेक्शन है उसका पैटर्न इस तरीके से है कि यहां पे डेवलप्ड कंट्रीज में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। राइट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हमारे को इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाते, डायरेक्ट टैक्सेस इनइक्वालिटी कम करते हैं। मतलब कि अगर हमारे को अपना संविधान पूरा तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो हमारी सरकार का फोकस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कम होना चाहिए। राइट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी होता है। सवाल उठता है सर ये इंडिया में क्या सिनारियो है, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है? अगर मैं बात करूं कोरोना से पहले की, कोविड से पहले की बात करता हूं अगर मैं, और मैं प्रूफ करूंगा, ये इकोनॉमिक सर्वे के मैं आपको चार्ट्स और ग्राफ्स दिखाऊंगा अभी
एक दो स्लाइड्स बाद। तो यहां पे अपने को सर क्या दिखता है कि पैंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले, 2020 से पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया में ज्यादा थी। मतलब हमारा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो रहा था और इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा कम कलेक्ट हो रहा था। मतलब कि भारत सरकार एकदम सही रास्ते पे चल रही थी। ये बात सरकार को भी पता है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा होनी चाहिए। तो पैंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले क्या हो रहा था कि सरकार जो है वो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रही थी। मतलब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्साइज, कस्टम एंड जीएसटी। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है कि इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो था, इनका जो सम था वो ज्यादा था किससे? जीएसटी, एक्साइज और कस्टम से। ऐसी कुछ इक्वेशन थी पहले, राइट? मतलब कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का जो सम था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू जीएसटी प्लस एक्साइज प्लस कस्टम। मतलब कि पैंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले हमारी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी वो ज्यादा थी और हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी वो कम थी। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा था, इनडायरेक्ट कम था। ठीक है, सवाल उठता है आज की तारीख में क्या सिनेरियो है? इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है, अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है सर कि आज की तारीख में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है एग्जैक्टली इक्वल है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के। अच्छा, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो बराबर हो चुके हैं एकदम। दिखाऊंगा एग्जैक्टली 50-50 चल रहा है। पहले डायरेक्ट ज्यादा था, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बराबर है। मतलब कि ये सीधा सीधा प्रूफ कर रहा है कि कोरोना पैंडेमिक ने हमारे देश में इनइक्वालिटीज को इंक्रीज करा है। कोरोना पैंडेमिक ने हमारे देश में इनइक्वालिटीज को बढ़ावा दिया है। कैसे? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पैंडेमिक से पहले ज्यादा हुआ करता था। पैंडेमिक के बाद लोगों की नौकरी छूट गई, इनकम टैक्स गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स गया। मतलब कि क्या हुआ? एमएसएमईज बंद हो गए। इससे क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो गया। लेकिन लोग सामान उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। गेहूं, आटा, चावल, नोटबुक, कॉपी, पेन वगैरह, कपड़े, ये सारी चीजें सेम चल रही हैं। पेट्रोल सेम कंज्यूम हो रहा है, बल्कि ज्यादा कंज्यूम हो रहा है पहले से। मतलब कि जिन आइटम, मोबाइल फोन का रिचार्ज सेम हो रहा है, राइट? कहने का मतलब है जिन आइटम्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, जिन आइटम्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स जाता है वो तो वहीं की वहीं है। आप बिना राशन के थोड़ी ना जी सकते हो, बिना पेट्रोल के ट्रैवल थोड़ी ना कर सकते हो। कहने का मतलब है कि पैंडेमिक में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा वो डायरेक्ट टैक्स पे पड़ा। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि पैंडेमिक में जो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा वो डायरेक्ट टैक्सेस पे पड़ा। मतलब ये कि पैंडेमिक की वजह से लोगों की नौकरी चली गई, इनकम टैक्स गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, एमएसएमई बंद हो गई, कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई। मतलब ये जो बिजनेस के थ्रू जनरेट होने वाला टैक्स था वो गया। मतलब डायरेक्ट टैक्स कम हो गया। इसकी वजह से पैंडेमिक के बाद डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर हो गए। ये पॉइंट आप मेंस में लिख सकते हो, ये दिखाते हुए कि हमारे देश में पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से इनइक्वालिटीज, असमानताएं जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इनइक्वालिटीज, असमानताएं जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कम हो गया और वो इनडायरेक्ट टैक्स के बराबर आ गया। ये चीज ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बराबर है, इसका मतलब इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पे प्रीलिम्स 2001 का एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस: कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इसमें से कौन सा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे को बताना है। प्रीलिम्स 2001 का सवाल है। पॉज करिए वीडियो, एक बारी लेक्चर को पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए और फिर मैं इसका आंसर डिस्कस कर रहा हूं। सो इसका आंसर है, देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मतलब कि ये और ये तो आंसर नहीं होगा। कस्टम्स ड्यूटी, हां, मैंने भी एप्पल का एग्जांपल दिया था। एप्पल का फोन इंपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा, हां, ये बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, हां, पेट्रोल और डीजल का एग्जांपल दिया, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स बेसिकली पहले अगर आपके पास बहुत सारी वेल्थ है तो उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लगता था, अभी इसका सिग्निफिकेंस कम हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगता ही है। तो हमारे को यहां पे एलिमिनेशन से सीधा सीधा दिखता है
वेल्थ टैक्स बेसिकली उस टाइम पे 2001 में जब ये आया था उस टाइम पे करंट अफेयर्स में हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे वेल्थ टैक्स लिखा हुआ है। आजकल वेल्थ टैक्स के ऊपर सवाल नहीं आता क्योंकि ना तो करंट अफेयर्स में ना ही सरकार उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का सीधा सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे निकलता है। यहाँ से आपको पैटर्न समझना है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टैक्स डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। यहाँ पे सरकार जो है वो टैक्स रेट नहीं पूछती, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देती है। यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है, राइट। तो इस लेक्चर में यही रुकेंगे। अगले लेक्चर में मैं और स्पेसिफिकली टैक्सेस की बात करूंगा, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आऊंगा और जीएसटी की भी डिटेल में बात करने वाले हैं। आज का लेक्चर यही रुकेगा, अगला लेक्चर जल्दी आ रहा है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। 9 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, लेट्स क्रैक इट।